प्रणब जी जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें अभिमन्यु उनके गेट के पास वही रमन जी के सामने के सोफे पर बैठे दिखते हैं। प्रणब जी को देखते ही तुरंत से रमन जी उसके पास आ घबराते हुए पूछते हैं, क्या हुआ? वो लड़की अब कैसी है? क्या मानसी? मेरे यार, तू इतना चिंता क्यों कर रहा? तेरी बहू बिल्कुल ठीक है। मजाल है जो मैं अभिमन्यु सिंघानिया की होने वाली पत्नी को कुछ होने दूं। अभी रमन जी अपनी बातें खत्म कर पाते उससे पहले ही प्रणब जी उन्हें रोकने का इशारा करते हुए अभिमन्यु की ओर दिखाते हुए बोलते हैं। रमन जी पहले भावनाओं में बह गए थे, इसलिए उन्हें इस बात का जरा सा भी ध्यान नहीं था कि वो अभी अपने बेटे के सामने धबी की असलियत बताने जा रहे थे। प्रणब चटर्जी की बात सुन उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वह खुद को शांत करते हुए प्रणब जी से बोलते हैं, यह सब क्या हो रहा? तू धबी का इलाज कैसे कर रहा? क्या अब तूने मेडिकल पढ़ना भी शुरू कर दिया? अभिमन्यु अपनी डैड की इस बात को सुन चौंक जाता है। उसने इस बारे में पहले कुछ नहीं सोचा था। अब वो अपने डैड को क्या बोलेगा? अरे यार, वो तुझे नहीं पता, मैं अभी पानी से फेयर वाले लोगों पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अभिमन्यु को कॉल कर यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं डॉक्टर से ज्यादा फास्ट धबी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। रमन सिंघानिया के सवाल पर अभिमन्यु को कुछ ना बोलता देख प्रणब चटर्जी बोलते हैं। प्रणब चटर्जी की यह बात सुन रमन सिंघानिया कुछ सोचते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ऐसा था। तो क्या अब धबी ठीक है? हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी उसे कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, फिर भी वो तुम्हारे साथ जा सकती है। यार, पर उसकी शादी है कल अभिमन्यु से, ऐसे कैसे? तू शादी कुछ दिन बाद भी हो सकता है, अभी के लिए धबी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। मैं एक कॉल करके आता हूँ। अपने डैड और अंकल को इतना इस बात पर बहस करता देख अभिमन्यु इतना बोल उन्हें शांत करा वहां से बाहर चला जाता है। अभिमन्यु को ऐसे बिना एक्सप्रेशन में देख और उसे धवी या अपने शादी के लिए बिल्कुल भी परेशान न देख प्रणब जी खुद में बड़बड़ाते हैं, यह लड़की किसी काम की नहीं। अभिमन्यु जरा सा भी परेशान नहीं इसके लिए। क्या बोल रहा तू? कुछ नहीं, बस मैं मानसी के बारे में सोच रहा था। रमन सिंघानिया को ऐसे अपनी बात पर सवाल करते देख तुरंत से प्रणब चटर्जी उस बात को बदलने की कोशिश करते हुए बोलते हैं। प्रणब चटर्जी की यह बात सुन रमन सिंघानिया तुरंत से हड़बड़ाते हुए पूछते हैं, क्या इन सब में मानसी की बॉडी को कुछ हार्म हुआ है? अभिमन्यु के जाने के बाद रमन जी प्रणब जी से पूछते हैं। रमन जी की यह बात सुन प्रणब जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। उनको ऐसा करते देख रमन जी काफी चिंता में आ जाते हैं। वो प्रणब जी से एक बार मानसी को देखने की बात करते हैं। तो रमन जी की यह बात सुन प्रणब जी कुछ सोचते हुए अपने लैब में जाते हैं, पर उन्हें मानसी कहीं नहीं मिलती। यह सब देख वो वापस से रमन जी के पास आकर बोलते हैं, अभी उसकी बॉडी को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, अभी तो उससे नहीं मिल सकते। भला मानसी यहाँ हो भी कैसे सकती थी? उसे तो प्रणब चटर्जी ने उसकी नजरों से दूर हटने के लिए बोला था, उसे अपने डैड से मिलकर आने के लिए बोला था। अब प्रणब जी ने तो मानसी के घाव पर एक बार भी देखा तक नहीं था। अभिमन्यु अभी प्रणब जी के घर के बाहर अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर में उसकी मीटिंग उसके फॉरेन क्लाइंट से होने वाला था, जो कि उसके यहाँ आ जाने से नहीं हो सकता। अब इसलिए अभिमन्यु अपने असिस्टेंट को सब कुछ संभालने का बोल रहा था। अभी बात करते अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़ता है कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो एक लड़की थी। अभिमन्यु और उसके ऐसे अचानक से टकराव की वजह से वह लड़की गिरने को होती है कि तभी अभिमन्यु आगे बढ़ उसके हाथ को थाम लेता है। उस लड़की ने अपने पूरे शरीर को एक शावल के अंदर ढक लिया था, इसलिए अभिमन्यु को अभी उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। ये और कोई नहीं मानसी यानी कि धवी थी। प्रणब जी के बोलने के बाद अभी धवी अपने डैड से मिलने बहुत तेजी में जा रही थी कि तभी वो अभिमन्यु से टकरा जाती है। वो काफी घबराई हुई थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और वो अभिमन्यु से टकरा गई थी। अभिमन्यु का सहारे की वजह से धवी गिरने से तो बच गई, पर जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े अभिमन्यु को देखती है वह और घबरा जाती है। वह तुरंत से अभिमन्यु से अपना हाथ छुड़ा उससे दूर हट जाती है। अभिमन्यु को वह लड़की पहले कहीं देखी देखी लग रही थी। अभिमन्यु अभी धवी की आंखों में खो गया था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने इस लड़की को कहाँ देखा था, पर उससे पहले धवी उससे अपने यूं हाथ छुड़ाकर दूर हो जाती है। अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को शक भरी नजरों से देखता है। उसने खुद को एक शावल के अंदर ढक रखा था, जिसके वजह से अभी सिर्फ उसके हाथ पैर और आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अभिमन्यु अभी धवी को घूर रहा था। यह देख धवी
काफी घबरा जाती है। अगर गलती से भी अभिमन्यु उसका चेहरा देख लेता है तो वह उसे पहचान जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रणव जी उसके डैड को और उसको छोड़ने वाले नहीं। धवी खुद को तो खतरे में डाल सकती थी पर अपने डैड को नहीं। यही सोच घबराई धवी तुरंत से वहां से बिना अभिमन्यु को कुछ बोले आगे की ओर बढ़ जाती है। अपने सामने से उस लड़की को ऐसे जाते देख अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगता है, पर इससे उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह ऐसे कितने ही अजीब लोगों से इसके पहले भी मिल चुका है, इसलिए उस लड़की पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अभिमन्यु पीछे मुड़कर प्रणव जी के घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसे सामने से धरती पर खून दिखता है। खून देख अभिमन्यु तुरंत से उस लड़की की ओर चौंकते हुए देखता है तो अभी वो लड़की जिस रास्ते से जा रही थी वहां पर खून के बूंदे गिरते जा रहे थे। यह देख अभिमन्यु तुरंत से उस लड़की को रोकने के लिए चिल्लाता है, रुको, तुम्हारे पैर से खून गिर रहा है। मानसी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी कि तभी उसे अभिमन्यु की यह आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु की आवाज सुन मानसी नीचे देखती है तो अभी उसके पैर पूरी तरह से खून में सने हुए थे। यह देख वो बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि वह जानती थी प्रणव जी के बनाए उस शील्ड को खुद के बॉडी से अलग करने की वजह से उसके पैरों के जले घाव छिल गए हैं जहां से अभी खून गिर रहा था। मानसी अभी ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिमन्यु उसके सामने आकर बोलता है, तुम्हारे पैरों से खून गिर रहा है, क्या तुम्हें यह दिख नहीं रहा? तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर? हाँ, मैं वही जा रही हूँ। अभिमन्यु की बातों का इतना जवाब दे मानसी वहां से तेजी से जाने लगती है। वही खड़ा अभिमन्यु इस आवाज को सुनकर चौंक गया था। यह आवाज धवी की थी। अभिमन्यु इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था, पर यह कैसे हो सकता है? यह सोचते हुए अभिमन्यु तुरंत से उस लड़की को वापस से रोकने के लिए अभी कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही पीछे से प्रणव जी की आवाज आती है, अभिमन्यु, क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हो? प्रणव जी की यह बात सुन अभिमन्यु पीछे मुड़ता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। प्रणव जी के घर के अंदर जाने से पहले अभिमन्यु पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की अभी वहां से जा चुकी थी। वही प्रणव जी ने अभी अभिमन्यु को यह बोलने के लिए बुलाया था कि अभी धवी को वह अपने साथ 7 से 8 घंटे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके शील्ड में अभी पानी चला गया है, इसलिए वह रोबोट अभी सही से काम नहीं कर रहा। जिसका मतलब था कि अभी 7 से 8 घंटे अभिमन्यु और रमन जी का उसके पास रुकने का कोई फायदा नहीं था। वह दोनों घर जा सकते थे। प्रणव जी की बात सुन कुछ सोचते हुए अभिमन्यु उनसे बोलता है, अंकल, आप कैसे भी करके डैड को यहाँ से भेज दो। आप उनसे यह बोल देना कि मैं यहाँ पर हूँ। बाकी उसके जाने के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। प्रणव जी को अभिमन्यु जैसा समझाया था उन्होंने वैसा ही किया। सब कुछ जानने के बाद भी रमन सिंघानिया अपने बेटे के बनाए प्लान में फंसते हैं। वह घर चले जाते हैं। उसके घर जाने के बाद ही तुरंत अभिमन्यु अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उन दोनों को वहां से चले जाने के बाद प्रणव चटर्जी अपने लैब में लगे उस चेयर पर बैठते हुए अभी अपने सामने रखे उस रोबोट की बॉडी को देखते। उसका चेहरा अभी काला हो गया था। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। तुरंत से वो वहीं उस लैब के साइड में बने अलमारी से एक शराब की बोतल निकालते हैं। शराब को एक ग्लास में भरने के बाद वो उसका घूंट लेते हुए खुद में बोलते हैं, अभिमन्यु की आंखों में इस लड़की के लिए 1% भी प्यार और फिक्र नहीं मुझे दिख रहा। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है। यह अब तक अभिमन्यु को खुद के तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। रमन भी उस धवी रोबोट के लिए नहीं, मानसी की बॉडी के लिए परेशान था। उसे भी इस रोबोट से कोई अटैचमेंट नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बदला कभी पूरा नहीं होगा। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना मेरे इतने सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अभिमन्यु अभी प्रणव जी के घर से थोड़ी ही दूर गया था कि तभी उसकी नजर रोड साइड खड़ी उस लड़की पर पड़ती है जो उसे कुछ देर पहले प्रणव चटर्जी के घर के पास टकराई थी। उस लड़की ने अभी भी अपना शरीर उस शॉल में लपेट रखा था। उस लड़की को ऐसे देखना कंफर्म करने के लिए यह वही है या नहीं, तुरंत से अभिमन्यु उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैर अभी भी खून से सने हुए थे। वही रोड साइड खड़ी लड़की जो कुछ देर पहले तक अभिमन्यु की कार को हाथ दिखा रही थी, वह यह जानने के बाद कि यह कार अभिमन्यु सिंघानिया की है, वह अपना हाथ नीचे कर पीछे होकर दूसरे साइड देखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह अभिमन्यु से लिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। अभिमन्यु भी कार नहीं रोकता, वो आगे बढ़ा देता है, पर अपने साइड मिरर से वह पीछे देखता है तो वह लड़की वापस से रोड के सामने खड़ी हो गई थी।
वह टैक्सी का इंतजार करने लगती है। अभिमन्यु वह देख सब कंफ्यूज था। अभिमन्यु वह बात बहुत अच्छे से जानता था कि प्रणव जी का घर काफी अल्टर एरिया में है। यहाँ किसी को भी जल्दी टैक्सी या लिफ्ट नहीं मिल सकता, इसलिए वह लड़की शायद से पिछले 10 मिनट से इसी हालत में यहीं खड़ी है। किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके कार को भी हाथ दिखाया, पर उसने जैसे ही उसे मालूम चला कि इस कार में अभिमन्यु बैठा है, उसने खुद को पीछे कर लिया। आखिर क्यों? क्या वह एक दूसरे को जानते थे, या फिर कहीं वह लड़की उसके नाम या ओहदे की वजह से डर तो नहीं रही थी? यह सब सोचते हुए अचानक से अभिमन्यु अपनी कार को यू टर्न लेते हुए एकदम से मानसी के सामने जाकर अपनी कार रोक ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट का ड्रोन खोल देता है। रोड साइड पर खड़ी मानसी, उसने इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि अभिमन्यु ऐसा कुछ करेगा। वो उसको खुद लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा। अभिमन्यु को ऐसा करते देख मानसी पीछे मुड़कर जाने की सोचती है, पर वो अभी पीछे मुड़ पाती है उससे पहले ही अभिमन्यु बोलता है, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, और हाँ, दूसरों की तरह मैं भी एक इंसान हूँ, कोई राक्षस नहीं। अभिमन्यु की यह बात सुन मानसी चौंक जाती है। वही अभिमन्यु भी खुद के बोले गए शब्द के बारे में सोचते हुए खुद ही परेशान था। जीवन में आज पहली बार वो सामने से किसी लड़की को खुद ही उसको अपनी कार में बैठने के लिए अप्रोच कर रहा था। भला क्यों? इस सवाल का जवाब अभिमन्यु के पास भी नहीं था, पर वो अपनी यह बात कर अपने सामने खड़ी उस लड़की की ओर देख रहा था जो अभी भी वहीं खड़ी थी। मानसी खुद में समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। अगर वो अभिमन्यु के साथ उसके कार में बैठ जाती है और कहीं अभिमन्यु ने उसके पैरों के घाव के बारे में पूछ लिया तो भला क्या बताएंगी। अगर अभिमन्यु गलती से भी उसको पहचान जाता है तो प्रणव जी उसका क्या हाल करेगा। अभी मानसी यह सब सोच रही थी कि तभी उसे अभिमन्यु का आवाज आता है, क्या तुम नहीं आना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम ऐसे खुद को बचा रही हो क्या? अभिमन्यु की यह बात सुन मानसी घबरा जाती है। वह अगर इसके साथ नहीं बैठी तो शायद से अभिमन्यु कुछ ज्यादा ना करे। यह सब सोच मानसी तुरंत से अभिमन्यु के खोले गेट को बंद कर पीछे की गेट खोल कार के पीछे जाकर बैठ जाती है। उस लड़की का ऐसा रिएक्शन अभिमन्यु के लिए थोड़ा चौंकाने वाला था। जीवन में पहली बार उसने किसी लड़की को खुद से लिफ्ट देने की सोच उसके लिए अपनी कार का गेट खोली। उस लड़की के लिए जो काफी वियर्ड लग रही थी, जिस लड़की ने पहले तो उसे लिफ्ट लेने से मना कर दिया, पर उसके दूसरे बार बोलने पर वह उसे कार में बैठने को तो तैयार होती है, पर उसका ऑफर ठुकरा जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। क्या सच में उससे डरती थी या फिर कोई और वजह था? कहीं ऐसा तो नहीं वह उसे प्ले बॉय समझती हो? यह सोच अभिमन्यु चौंकते हुए मिरर में देखता है तो उसे उस लड़की की आंखें दिखती है जो अभी पूरी तरह से आंसुओं में भींगा था। पता नहीं क्यों, पर उस लड़की को ऐसे देख अभिमन्यु को खुद के अंदर कुछ खोया खोया सा लगता है। वह उसकी भींगी आंखें देख खुद के अंदर चल रही इस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। अभिमन्यु अभी ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले उसका फोन बजता है। यह कॉल उसकी दादी की थी। अभिमन्यु के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से दादी पूछती है, क्या हुआ? कहाँ है मेरी पोता बहू? तूने उसको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट कराया? तो मुझे बता, मैं अभी उससे मिलने आती हूँ। अपनी दादी को ऐसे धवी के लिए चिंता करते देख अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ मारता है। दादी सच में धवी से बहुत प्यार करती थी। धवी ने बस कुछ ही दिन में उसकी दादी को अपने मोह माया के जाल में फंसा लिया है। और अब भला अभिमन्यु अपनी दादी को हॉस्पिटल का एड्रेस कैसे दे जब धवी हॉस्पिटल में है ही नहीं। दादी आप चिंता मत करो, मैं आपकी पोता बहू के साथ हूँ और वह अभी मेरे सामने ही है। एक बार उसे ठीक हो जाने दो, मैं खुद उसे लेकर घर वापस आ जाऊंगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तू कहना क्या चाहता है? क्या मैं उससे अब मिलने भी नहीं आ सकती? अभिमन्यु तो अपनी दादी को समझाने के लिए झूठ बोलता है, पर उसकी यह बात सुन उसकी दादी और नाराज हो जाती हैं। दादी ने धवी की हालत देखी थी जब वह पानी से बाहर निकल गई थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था, वहीं उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था, इसलिए दादी धवी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। अपनी दादी की ऐसी बातें सुन अभिमन्यु को समझ नहीं आता वह कैसे समझाए। वह उन्हें हॉस्पिटल आने से कैसे भी रोकना चाहता था। अचानक से अपने फोन को कान से थोड़ा दूर हटाते हुए अभिमन्यु बोलता है, हेलो हेलो, हाँ दादी, मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं धवी को लेकर ही आऊंगा। दूसरी तरफ से दादी कितना चिल्लाती रही पर अभिमन्यु फोन कट कर देता है।
क्योंकि अभिमन्यु यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी दादी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अगर उसने अभी फोन नहीं रखा तो वह बार बार उससे एक ही सवाल पूछकर इरिटेट कर देंगी, जो कि अभिमन्यु नहीं चाहता था। इसलिए उसने फोन रखना ही सही समझा। फोन कट करने के बाद अभिमन्यु अपने फ्रंट मिरर से पीछे बैठी उस लड़की की ओर देखता है तो वह लड़की अभी उसे घूर रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरती आंखों को देख अभिमन्यु खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, वो मेरी दादी थी। दरअसल मेरी होने वाली वाइफ का तबीयत खराब है तो वह बस उससे मिलना चाहती थी, पर उनकी भी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल जाए। धबी से इतना बोलने के बाद अभिमन्यु खुद में सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उस लड़की ने तो इससे एक बार भी नहीं पूछा था, फिर वह उस लड़की के सामने खुद को एक्सप्लेन क्यों कर रहा। अभी अभिमन्यु के साथ क्या हो रहा था वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आती है, सिटी हॉस्पिटल, मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है, तुम वहां मुझे ड्रॉप कर दो। ओके। अभिमन्यु उस लड़की की बात का इतना जवाब दे कार थोड़ा स्पीड चलाने लगता है। वही अभिमन्यु एक बात से हैरान था, जब थोड़ी देर पहले उसने उस लड़की की आवाज प्रणव जी के घर के सामने सुनी थी, वह उसे कहीं सुनी सुनी लग रही थी। वहीं अभी उस लड़की की आवाज में थोड़ा चेंजेस था। उसका आवाज जो पहले मधुर था वो अभी कड़क लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंच अभिमन्यु अपनी कार रोकता है। उसके कार रोकते ही वो लड़की बिना उससे कुछ बोले तेजी से हॉस्पिटल के अंदर भाग जाती है। उस लड़की का ऐसा बिहेवियर देख अभिमन्यु का शक उसके प्रति और बढ़ जाता है। उसे शुरू से ही वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब तक जितना भी उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचते हुए अभिमन्यु भी अपने कार से निकल हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अभिमन्यु के कार से निकलने के बाद मानसी बिना कोई देरी किए अपने डैड के उस वार्ड में जाती है जहां उसके डैड एडमिट थे। मानसी अपने डैड के वार्ड में इससे पहले भी जा चुकी थी, इसलिए उसे इस बारे में किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी। मानसी अपने डैड के वार्ड में जाकर अपने शरीर पर से वो शाल हटा अपने डैड के पास जाती है, जो अभी उस हॉस्पिटल के बेड पर अधमरे से हालत में लेटे हुए थे। मानसी को यहाँ देख उसके डैड की आंखें खुलती है। मानसी को ऐसे अपने सामने देख उसके डैड की आंखों में चमक आ जाता है। मानसी के डैड बोलते नहीं थे। पिछले 6 महीने से उनकी हालत ऐसी ही थी। अपने डैड की वजह से मानसी ने प्रणव जी के साथ काम करना शुरू किया था, वरना उससे पहले वह एक मॉल में काम करती थी, पर मॉल के पैसे से वह अपनी डैड के इलाज में सही से मदद नहीं कर पा रही थी। अपने डैड के इलाज के लिए मानसी ने तो अपना घर भी बेच दिया था। यह बात उसके डैड को नहीं पता था। घर बेचने के बाद जो पैसा मिला था उससे 2 महीने उसके डैड का इलाज उन पैसों की मदद से हो पाया था, पर उसके बाद उसे फिर से पैसे की जरूरत आ पड़ी। तब जाकर उसने मॉल की जॉब छोड़ प्रणव जी के यहाँ काम करना स्टार्ट किया। प्रणव जी के यहाँ काम करते हुए शुरू में मानसी को उतना पैसा नहीं मिलता, पर बाद में जब प्रणव जी को उसके ऊपर विश्वास हो गया तो उसका पैसा बढ़ा देते हैं। भले ही इन ज्यादा पैसों की वजह से वो मानसी से कुछ इनलीगल काम करवाते थे, तो उसका सारा जिम्मेदार उसको ही लेना पड़ता था। एक बार प्रणव जी ने इस रिवॉर्ड टेस्ट को एक बच्चे के ऊपर भी किया था, जो सफल नहीं हो पाया था। टेस्ट के दौरान ही उस बच्चे को हार्ट अटैक हो गया था। प्रणव जी ने उस बच्चे को अनाथ आश्रम से उठाया था, इसलिए उस बच्चे का कोई पेरेंट्स नहीं था, इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा इंक्वायरी भी नहीं हुई। उस बच्चे की लाश को प्रणव जी ने मानसी की मदद से ही दफनाया था। मानसी यह सब जानती थी। मानसी को प्रणव जी के सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था, पर उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर क्यों प्रणव जी बार बार यह रोबोटिक टेस्ट ही किया करते थे, जिसमें शायद से वो 5 बार फेल हो गए थे। वो हर बार रोबोट के इस टेस्ट में फेल होने के बाद आगे उन गलतियों को ना दोहराते हुए उससे थोड़ा बेहतर बनाते थे। मानसी प्रणव जी की छठी टेस्ट थी। मानसी इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम जानते हुए भी उनके लिए तैयार हुई थी, क्योंकि वह अपने डैड के इलाज में मदद करना चाहती थी। उसके लिए कैसे भी करके उतना पैसा कमाना चाहती थी। प्रणव जी ने जो पैसा रमन सिंघानिया से लिया था वह उन्होंने खुद के पास रखा था। वहीं जो पैसा अभिमन्यु ने उनको अपनी किस्त में दिया था वो पैसा उन्होंने मानसी को दिया। मानसी प्रणव जी से वह पैसे लेकर आधा हॉस्पिटल में जमा करवा देती है
उसके इलाज के लिए, और बाकी के आधे पैसे मानसी अपने डैड के नाम पर फिक्स करवा दिया था, ताकि कल होकर अगर उसके डैड यहाँ से ठीक होकर बाहर जाते हैं तो उनके पास अपने आगे का जीवन जीने के लिए भी पैसे रहेगा। इसलिए उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने डैड को ऐसे देख तुरंत से मानसी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, डैड देखो, मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। क्या आपने मुझे मिस किया? मानसी के इस सवाल पर उसके डैड कोई जवाब नहीं देते। यह देख मानसी की आंखों में आंसू भर आता है। वह अपने डैड के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए डैड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत जल्द बोलने लगोगे, बहुत जल्द आप मुझसे शिकायतें करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मानसी का पीछा करते करते अभिमन्यु भी उस वार्ड के गेट पर खड़ा था, जिसके अंदर अभी मानसी अपने डैड के चेहरे पर हाथ फेरते हुए यह सब बोल रही थी। उस वार्ड का गेट बंद था, पर फिर भी अभिमन्यु उस वार्ड में लगे शीशे की वजह से अंदर क्या हो रहा है वो देख पा रहा था। बिस्तर पर पड़े उस आदमी के सिर पर हाथ फेरती हुई उस लड़की को अभिमन्यु देख सकता था, पर सिर्फ पीछे से, क्योंकि उस लड़की ने भी अभी अपना चेहरा उस बेड पर लेटे उस आदमी की ओर किया था। उस लड़की को यहाँ देख अभिमन्यु थोड़ा चौंक जाता है। कपड़े के ढंग से लड़की इतना अमीर नहीं दिख रही थी कि वह इस हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में रहे पेशेंट से मिले। आखिर इन दोनों में क्या रिश्ता था? क्या यह बाप बेटी थी? अगर ऐसा था तो वह लड़की इस बुड्ढे के इलाज के लिए इतना पैसा कहाँ से लाई होगी? अभिमन्यु पहले से ही उस लड़की पर शक किया हुआ था, और अब सामने का नजारा देख उसका शक और बढ़ जाता है। अभिमन्यु अभी सामने की ओर देखते हुए यह सब सोच रहा था कि तभी वहां एक नर्स आती है, जिसके हाथ में ट्रे था, उसमें इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन थे। वार्ड के बाहर अभिमन्यु को ऐसे देख वह नर्स उससे पूछती है, हेलो सर, क्या आप मिस्टर प्रमोद के रिश्तेदार हैं? क्या मिस्टर प्रमोद? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभिमन्यु को ऐसे ना कहते देख वह नर्स चौंकते हुए पूछती है। अगर उसके सामने खड़ा वो आदमी अंदर बिस्तर पर लेटे पेशेंट का कोई रिश्तेदार नहीं तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था? अभिमन्यु को कुछ न बोलते देख वो नर्स वापस से बोलती है, सर, आप यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे तो आप हमारे पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अभिमन्यु सिंघानिया। क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हें कैसे डिस्टर्ब करूंगा? 1 मिनट में मैं इस हॉस्पिटल को खरीदने का दम रखता हूँ। क्या तुम नहीं जानती? अभिमन्यु के मुंह से उसकी पूरी आइडेंटिटी के बारे में जानने के बाद नर्स के पसीने छूटने लगते हैं। वह काफी डर जाती है। भले ही वह अभिमन्यु को नहीं जानती थी, पर उसे सिंघानिया परिवार के बारे में सब कुछ पता था। वह सिंघानिया परिवार के रुतबे से भली भांति परिचित थी, इसलिए अभिमन्यु की यह बात सुन वह काफी डर गई थी। बात को संभालने की कोशिश करते हुए नर्स अभिमन्यु से बोलती है, सॉरी सर, मैं तो बस हॉस्पिटल के रूल्स को फॉलो कर रही थी, जो हमारे सीनियर करने को बोलते हैं। इसमें मैंने आपको नीचा दिखाने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उस नर्स की ऐसी बातें सुन अभिमन्यु का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वह भी उस नर्स की बात को बहुत अच्छे से समझता था। वह खुद को शांत करते हुए उस नर्स को सामने की वार्ड की ओर इशारा करते हुए पूछता है, इस वार्ड में जो पेशेंट एडमिट है वह कौन है? और उसके वार्ड में गई वह लड़की, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? यस सर, इस वार्ड में एडमिट पेशेंट का नाम प्रमोद शुक्ला है, जो पिछले 6 महीने से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। वो तो हमारे हॉस्पिटल के फैसिलिटी की वजह से या भगवान के करिश्मे की वजह है वह आज जिंदा है, वरना जैसी उनकी कंडीशन शुरू में थी वो कब का अपने परिवार को छोड़कर जा चुके होते। वहीं उसके पास बैठी वो लड़की उनकी बेटी मानसी शुक्ला, जो आज पूरे 10 दिन बाद उनसे मिलने आई है। नर्स से प्रमोद शुक्ला और उसकी हालत के बारे में सुन अभिमन्यु थोड़ा चौंक जाता है। सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात अभिमन्यु के लिए यह थी कि अगर उसकी बेटी की कंडीशन इतनी खराब थी तो वह भला इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल पिछले 6 महीने से कैसे भर रही है, वो भी वीआईपी वार्ड का। कुछ मिनट सोचने के बाद अभिमन्यु उस नर्स से बोलता है, ठीक है, क्या तुम मुझे उस पेशेंट की और उसकी बेटी के बारे में पूरी डिटेल्स दे सकती हो? वैसे तो हमारे हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है, पर मैं आपके लिए यह काम जरूर करूंगी सर।
अभिमन्यु की यह बात सुन वो नर्स कुछ मिनट सोचने के बाद बोलती है। क्योंकि वो नर्स पहले ही अभिमन्यु को नाराज कर चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत से हाँ कह दिया। अभिमन्यु का इतना बोलने के बाद वो नर्स वहां से जाने लगती है कि तभी अभिमन्यु उसे रोकते हुए कुछ बोलता है। अभिमन्यु की यह बातें सुन वो नर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो अभिमन्यु को हाँ बोल वहां से चली जाती है। मानसी अपने डैड से मिलने आई थी, इसलिए वो अपने डैड से बातें करते हुए वहीं उसके सीने पर सिर रख कर लेटी हुई थी कि तभी वहां उस वार्ड का गेट खोलते हुए वो नर्स आती हैं, जिससे अभी थोड़ी देर पहले अभिमन्यु मिला था। गेट खुलने की आहट से मानसी की नींद खुलती है। वो चौंकते हुए सामने देखती है तो उसके सामने वो नर्स थी। उस नर्स को देख मानसी उससे पूछती है, सिस्टर वो डॉक्टर कब आते हैं? डैड की चेकअप करने के लिए। मुझे उनसे डैड की सेहत के बारे में जानना था। डॉक्टर तो शाम को आते हैं, पर अभी वो अपने कैबिन में होंगे। आप उनसे जाकर बातें कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है। मानसी डॉक्टर से बातें करना चाहती थी अपने डैड के बारे में, पर नर्स से यह सुनने के बाद कि उसे उनसे मिलने उसके कैबिन में जाना होगा, मानसी उदास हो जाती है कि अभी प्रणब जी के रूल्स के हिसाब से उसे इस हॉस्पिटल में ज्यादा घूमना भी अलाउ नहीं था। पर आप चिंता मत करो, आपके डैड की हेल्थ में बहुत इम्प्रूव हुआ है, वो रिकवर कर रहे हैं। उस नर्स की यह बात सुन मानसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने डैड के पास जाकर बोलती है, डैड आपने सुना, आप बहुत जल्द ही रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आई होप सो हैप्पी फॉर यू डैड। अभी मानसी अपने डैड से बातें कर रही थी कि तभी वो नर्स उसके पास आ उसके पैरों को देखती है। उस नर्स को ऐसे करते देख मानसी चौंकते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है, यह तुम क्या कर रही हो, दूर हटो। अरे मैडम आपके पैरों की हालत सच में बहुत खराब है, उस आदमी ने सही कहा था। क्या मतलब? पहले तो मानसी उस नर्स को ऐसे करते देख कंफ्यूज थी, ऊपर से अभी उस नर्स ने कहा वो सुन वह चौंक जाती है। भला कौन था और उसके पैरों के घाव के बारे में कैसे पता चला? वही खड़ी वो नर्स अपने बोले गए बात पर अभी पछता रही थी। अभिमन्यु ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो मानसी से कुछ भी ना बोले उसके बारे में, लेकिन उस नर्स ने गलती से बोल दिया था, इसलिए अपने बात को संभालते हुए वो नर्स बोलती है, अरे मैडम वो हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाला रामू, आपकी वजह से उसका साफ किया गया फर्श गंदा हो गया था, इसलिए उसने इस बारे में मुझसे बोला, वरना आप जब वापस जाओगी फिर से वही होगा, इसलिए मुझे यह करने दो। अपनी बात में मानसी को फंसाते हुए वो नर्स उसके पैरों पर मरहम पट्टी करने लगती है। नर्स की बातों पर कहीं न कहीं मानसी को भी यकीन हो जाता है, क्योंकि उसके पैरों से बहुत ब्लड गिर रहा था। अभी अभिमन्यु अपने कैबिन में था, पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक तो वो पहले से ही धबी को लेकर थोड़ा परेशान था, और अब उसे उससे भी कहीं ज्यादा वो लड़की परेशान कर रही थी, जिससे अभी अभिमन्यु थोड़ी देर पहले मिला था। प्रणब जी का घर काफी अल्टर्ड एरिया में था, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते। उस लड़की को अभिमन्यु ने प्रणब जी के घर के पीछे से निकलते देखा था। जहां तक अभिमन्यु को ध्यान था, प्रणब जी के घर के पीछे के लगभग 500 मीटर के अंदर तक कोई घर नहीं था। फिर वो लड़की कहाँ से आई थी? अभिमन्यु यह सब मिलाने में लगा था कि तभी उसका फोन बजता है। अभिमन्यु फोन उठाता है तो देखता है यह फोन प्रणब जी का था। प्रणब जी का फोन देख तुरंत से अभिमन्यु कॉल उठा लेता है, तो दूसरी तरफ से अभी प्रणब चटर्जी उसे घर आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वह उस रोबोट को लेकर उसे कुछ खास न्यूज देने वाले थे। प्रणब जी की बातें मानते हुए अभिमन्यु उसके घर पहुंचता है, तो वहां जाने के बाद प्रणब जी अभिमन्यु से कुछ पूछ पाते उससे पहले अभिमन्यु उनसे पूछता है, अंकल क्या आपके कोई रिश्तेदार है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्रणब जी अभिमन्यु की बात सुन थोड़ा चौंक जाते हैं, फिर उन्हें कुछ ध्यान आता है, इसलिए वह अभिमन्यु से ज्यादा जानने की कोशिश करते हुए पूछते हैं, नहीं अंकल कुछ खास नहीं, वो मैंने एक लड़की को यहाँ से जाते देखा। अभिमन्यु की बात सुन प्रणब जी यह बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि अभिमन्यु ने किसे देखा, फिर भी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, अच्छा वो मेरे घर में काम करने आती है, काफी गरीब है, घर के खर्चे के लिए मेरे घर की तरह और भी 2-3 घरों में काम करती है। वैसे क्या तुमने उसका चेहरा देखा?
अभिमन्यु प्रणव जी की यह बात सुन और चौंक गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो प्रणव जी उसे छिपा रहे हैं, या फिर कहीं वो लड़की ही इन्हें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना। यह सब अभिमन्यु को काफी कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए वो प्रणव जी को सच न बताते हुए उनसे झूठ बोलता है। नहीं अंकल, मैंने बस उस लड़की को पीछे से देखा। और ये कहानी कैसी लगती है ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। और कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। नहीं अंकल, मैंने बस उस लड़की को पीछे से देखा। वैसे क्या धवी, मेरा मतलब वो रोबोट अब ठीक है? अभिमन्यु से यह जानने के बाद कि उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, प्रणव जी ने एक राहत की सांस ली। पर अभिमन्यु के चेहरे का बदला रंग उन्हें आज थोड़ा अजीब लग रहा था। आज पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु उस पर शक कर रहा था। यह देख प्रणव जी कुछ सोचते हुए अचानक से अपने लैब का गेट खोल अभिमन्यु से उसके पीछे आने को बोलते हैं। अभिमन्यु भी बिना कोई देरी किए उसके पीछे चला जाता है तो सामने का नजारा देख वो चौंक जाता है। प्रणव जी के लैब में चारों तरफ रोबोट के बॉडी के पार्ट्स थे। उन्हीं में से एक रोबोट बॉडी की ओर दिखाते हुए प्रणव जी अभिमन्यु से बोलते हैं, यही है तुम्हारी धवी। तुम देख सकते हो मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है, यह मेरी कितने सालों की मेहनत है। पर तुम्हारे लिए इसको स्पेशली इस बॉडी स्ट्रक्चर में बनाने में मुझे काफी मेहनत लगा। अभिमन्यु के सामने प्रणव जी का बनाया वह शिल्ड था जो मानसी हमेशा अपने शरीर पर पहनी रहती है। उस रोबोट की बॉडी को देख अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ा उसे छूता है, पर अभिमन्यु को कुछ फील नहीं होता। उस शिल्ड को छूने के बाद अभिमन्यु और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह जब भी धवी से टकराया था उसे याद था, उस वक्त उसे फील होता था धवी को छूने से उसे कोई कनेक्शन सा फील होता था। पर अभी उस शिल्ड को देखने और छूने से कोई भी फीलिंग्स नहीं जग रहा था। उसे बस उस टेबल पर रखा वो शिल्ड एक लोहा का कंकाल नजर आ रहा था। अभिमन्यु को ऐसे उस रोबोट के बॉडी पार्ट्स को छूते देख प्रणव जी उससे मजाकिया लहजे में पूछते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने होने वाली बीवी के काफी दीवाने हो गए हो। प्रणव जी की यह बात सुनते ही तुरंत से अभिमन्यु अपना हाथ रोबोट के उस बॉडी पार्ट से खींच लेता है। वह प्रणव जी की ओर देख बोलता है, नहीं अंकल, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। वो मैंने आज से पहले साइंस का ऐसा करिश्मा नहीं देखा। तो मेरे मन में एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुआ। वैसे इसका चेहरा कहाँ है? अभिमन्यु ने यह सवाल ऐसे ही पूछ लिया था, पर अभिमन्यु की यह बात सुन प्रणव जी की बोलती बंद हो जाती है। उसके शरीर पर पसीना आ जाता है। वह इधर उधर देखते हुए इस बात को कैसे भी करके टालना चाहते थे, पर अभिमन्यु अब उसके ऐसे जवाब न देने की वजह से शक भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अभिमन्यु को ऐसे खुद की तरफ देखते देख प्रणव जी बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, अरे वह पानी में जाने की वजह से रोबोट के गर्दन के ऊपर का भाग थोड़ा डैमेज हो गया था। मैंने तो तुम्हें पहले इस बारे में बताया था, इसलिए अभी भी उसी पर वर्क कर रहा हूँ। मैंने उस डब्बे के अंदर उसमें कुछ देर के लिए रखा है, उसमें केमिकल है। अभी थोड़ी देर में सब कुछ जोड़ दूंगा, फिर तुम अपनी होने वाली बीवी धवी अभिमन्यु सिंघानिया को यहाँ से ले जा सकते हो। प्रणव जी की बात सुन अभिमन्यु उस डब्बे की ओर देखता है तो उसे उस डब्बे के साइड से भाप निकलते दिखता है। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ ऐसा है जो चल रहा है। यह देख अभिमन्यु अब ज्यादा सवाल ना पूछते हुए प्रणव जी को सब कुछ जोड़ने को बोल लैब से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु के जाते ही प्रणव जी अपने लैब का गेट बंद कर उस डब्बे को खोलते हैं तो उसमें बड़े से डिब्बे में सिर्फ एक छोटा सा चिप था। उस चिप को निकालते हुए प्रणव जी उसे अपनी आंखों के सामने ले जाते हुए बोलते हैं, आज से मानसी वही करेगी जो मैं उससे करवाऊंगा। उसकी बॉडी के साथ साथ अब उसके दिमाग पर भी मेरा राज होगा। इतना बोल प्रणव जी हंसने लगते हैं। अभिमन्यु प्रणव जी के लैब से बाहर निकल गया था क्योंकि उसकी दादी ने अभी उसे फोन किया था। दादी उसे एक बार फिर धवी के बारे में पूछती हैं। इस बार अभिमन्यु ने अपने दादी को यह बताया कि वह धवी के साथ ही है, हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर की फॉर्मेलिटी निभा रहा है। आधे घंटे बाद धवी को लेकर वो आएगा। अभिमन्यु की यह बात सुन दादी खुश हो जाती है और वो फोन रख देती है। फोन रखने के बाद अभिमन्यु वापस से प्रणव जी के लैब के गेट के पास आ जाता है तो उसे वह गेट बंद दिखता है। यह देख अभिमन्यु
हाथ से उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि गेट अंदर से लॉक है। यह देख अभिमन्यु प्रणव जी के घर के लिविंग हॉल में बैठ अपने फोन पर कुछ काम करने लगता है। अभिमन्यु को अपने फोन पर काम करते हुए 1 आवर हो गया था। वह ऐसे ही अपने काम में बिजी हो जाता था। हमेशा से उसकी यह आदत थी। अभिमन्यु अभी अपने काम में लगा था कि तभी लैब का गेट खोल प्रणव जी बाहर निकलते हुए बोलते हैं, सॉरी यंग मैन, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। यह रही तुम्हारी दुल्हन। अभिमन्यु से इतना बोलने के बाद प्रणव जी गेट से हट जाते हैं तो उसकी नजर गेट पर उसकी तरफ आती धवी पर जाता है जो अभी बिल्कुल ठीक लग रही थी। ऐसे धवी को अपने तरफ आते देख अभिमन्यु की धड़कनें तेज हो जाती है। वह तुरंत से खुद के सीने पर हाथ रखता है। अभिमन्यु खुद के फीलिंग्स को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से धवी आकर उसके बाजू को थामते हुए बोलती है, हबी आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना मिस किया। धवी को ऐसे करते देख अभिमन्यु अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगता है। उन दोनों को ऐसे देख प्रणव जी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोलते हैं, सच में तुम्हारी बेबी तुम्हें काफी प्यार करती है। प्रणव जी की यह बात सुन अभिमन्यु उसे घूरने लगता है। यह देख वो हंसते हुए बोलते हैं, सॉरी बट तुमने ही कहा था सर्वगुण संपन्न, अब लो भुगतो। इतना बोलते हुए प्रणव जी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। प्रणव जी की यह बात सुन अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। वो अपने साइड खड़ी धवी की ओर देखता है जो अभी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उसकी तरफ ही देख रही थी। धवी को ऐसे मुस्कुराते देख अभिमन्यु उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु धवी को लेकर अपने घर पहुंचता है। अभी अभिमन्यु अपने कार से निकल घर के अंदर घुस पाता उससे पहले ही उसकी दादी उसे रोकते हुए बोलती है, रुको अभी। दादी की यह बात सुन अभिमन्यु थोड़ा चौंक जाता है। अभी उसकी दादी का एक्सप्रेशन काफी सख्त लग रहा था। वह गुस्से में लग रही थी। दादी को ऐसे गुस्से में देख अभिमन्यु को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसकी दादी उसकी तरफ ऐसे बढ़ रही है। अभिमन्यु अभी कुछ पूछ पाता उससे पहले दादी उसके पास आकर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोता बहू को इतना देर मेरे से दूर रखने की। दादी वो इससे पहले अभिमन्यु कुछ बोल पाता उससे पहले ही दादी उसके कान को पकड़ खींचने लगती है। दादी को ऐसे करते देख अभिमन्यु उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए बोलता है, सॉरी दादी, पक्का आपसे नहीं होगा। पर आपको पता है धवी की तबीयत अचानक से इतना बिगड़ गया था। अब इसमें भला आप वहां जाकर क्या करती, इसलिए मैंने आपको हॉस्पिटल आने से रोका। अभिमन्यु की यह बात सुन अचानक से दादी को कुछ ध्यान आता है और वह अभिमन्यु को छोड़ धवी के पास आ पूछती है, बेटा तुझे क्या हुआ था? जब हल्दी का रस्म चल रहा था तब तक तो तुम ठीक थी, फिर अचानक से पानी में जाते ही तू बेहोश कैसे हो गई? दादी की यह बात सुन अभिमन्यु घबरा जाता है। उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि वो दादी को क्या बताएगा। ऊपर से उसे धवी पर भी इतना यकीन नहीं था कि उसने इस बारे में कुछ सोचा होगा। इसलिए बात को बदलने की कोशिश करते हुए अभिमन्यु बोलता है, दादी यह क्या आप भी हमें ऐसे यहाँ गेट पर खड़े किए हो? आपको नहीं लगता अब आपको हमें घर के अंदर आने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देता मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देने वाली। पर दादी, अभिमन्यु अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही धवी उसे रोकते हुए बोलती है, दादी मुझे हल्दी से एलर्जी है इसलिए मैं वैसे बेहोश हो गई थी। अब प्लीज आप हमें अंदर आने दो। इसमें अभिमन्यु की कोई गलती नहीं। वो बस मेरी एलर्जी को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सच में क्या तुम बेवकूफ हो? भला हमें क्या प्रॉब्लम होगी धवी के एलर्जी से? तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? धवी की बात सुन तुरंत से दादी अभिमन्यु के कान वापस से पकड़ते हुए बोलती है। दादी के इस बार कान पकड़ने की वजह से अभिमन्यु ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए शांत रह जाता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी धवी को उसको यू अभिमन्यु बोलना घूम रहा था। आज से पहले हमेशा से धवी ने अभिमन्यु को हबी कह के बुलाती थी। आज पहली बार उसने अभिमन्यु को अभिमन्यु बोली थी। यह देख अभिमन्यु को पता नहीं क्यों आज थोड़ा अजीब लगता है। दादी धवी को लेकर घर के अंदर जाती है। वहीं अभिमन्यु अभी भी गेट पर खड़ा था। यह देखते ही दादी चिल्लाते हुए बोलती है, कल तेरी शादी है, अब क्या तू यहीं पर फेरे लेगा? आखिर क्या है प्रणव चटर्जी की सच्चाई? इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए
आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ये कहानी कैसी लगती है ये भी बता दीजिएगा। और अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।